हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। पिछले लेक्चर में हमने भारत के भूगोल के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है भारत के भू आकृतिक प्रदेश, उसमें हम जितने भी भू आकृतिक प्रदेश हैं उनमें हम 3 भू आकृतिक प्रदेश का अध्ययन हम कर चुके हैं, जिसमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार और जो चौथा और महत्वपूर्ण भाग है वो है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तटीय मैदान और द्वीप समूह की अगर बात करें तो भारत की जो तटीय सीमा है काफ़ी लंबी है और इसके जो तट का निर्माण हुआ है दक्षिण के भाग में अधिकतर इसका विस्तार है, जिसका विस्तार अगर माने गुजरात से लेकर हम यदि भारत की जो दक्षिणी सीमा है इसके सहारे चले हम तो यह कैलकाटा तक यहाँ पर इसका विस्तार है। और इस तट का निर्माण अधिकांशतः समुद्र की जो रेत है उसके द्वारा हुआ है, साथ ही साथ जो नदियाँ हैं उनके द्वारा भी इसका निर्माण किया गया है। भारत में जो तट है इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं तटीय मैदान को, एक तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक सकरा है। उसका कारण ये है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो उसके बिल्कुल पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट एक खड़े ढाल के रूप में मौजूद है, एक ब्लॉक पर्वत के रूप में। इसी वजह से यह जो भाग है यह अधिकतर सकरा है। और पूर्वी तटीय मैदान की अगर हम बात करें तो ये अपेक्षाकृत अधिक चौड़ाई रखते हैं। उसका कारण ये है कि भारत की जितनी भी नदियां हैं उनमें से अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में आकर अपना जल गिराती है। उनका मुहाना बंगाल की खाड़ी की ओर है और ये पूर्वी तट को काटते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इन नदियों के द्वारा इस तट का क्या कर दिया गया, प्रबंधन कर दिया गया है और वर्तमान में ये बिल्कुल अवशिष्ट पर्वतीय भाग के रूप में बचा है। इसी वजह से जो पूर्वी तट के भाग है उसका विस्तार अधिक है अपेक्षाकृत पश्चिमी तट के। अब हम इसको एक एक करके स्टडी करते हैं कि जो भारत का तटीय मैदान है इसमें हमने द्वीप समूह को भी सम्मिलित किया है, उसको भी हम इसमें साथ में देखेंगे। तटीय मैदान का अगर हम बात करें कि इसका जो विस्तार है भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत है उसकी श्रेणियों के बिल्कुल आसपास हुआ है। यहाँ जो मैदान है इनका निर्माण नदियों और समुद्री निक्षेप से हुआ है। तो इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पहला जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसका विस्तार सूरत से कन्याकुमारी यानी कि गुजरात में जो सूरत है वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है पश्चिमी क्षेत्र में। और इसको भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है गुजरात का मैदान जिसमें गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र सम्मिलित है, और दूसरा है कोंकण का मैदान जो कि दमन से गोवा के बीच में स्थित है, और तीसरा है कन्नड़ का मैदान और ये है गोवा से मंगलोर के बीच में। आप इसका ध्यान रखिएगा कि ये मंगलोर है ना कि बंगलोर। तो गोवा से मंगलोर के बीच में कन्नड़ का मैदान है। और जो चौथा और अंतिम लास्ट जो महत्वपूर्ण भाग है इसका वो है मालाबार का मैदान और इसको हम मालाबार तट भी कहते हैं। और इसका विस्तार जो है मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक है। मैदान में जो है अधिकतम चौड़ाई इसकी गुजरात में है और यहाँ पर भी नर्मदा तापी नदी जो है इसके मुहाने के करीब इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर है। उसका कारण ये है कि इसके चौड़ा भाग अधिक होने का कारण है कि यहाँ दोनों नदियों का विस्तार है और ये अधिकांशतः चौड़ा भाग है। अब इसमें यह बात है कि पश्चिमी तटीय मैदान में अधिकांश जो नदियाँ हैं वो पश्चिम में ही घाट से निकलती है और बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं और ये पश्चिमी ढाल से निकलती है और तीव्र इनका प्रभाव है। और ये अधिकांश नदियाँ अपना मुहाने पर डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। उसका कारण ये है कि इनका ढाल बहुत तीव्र है और तीव्र प्रवाह के कारण ये अपने साथ में जो अवसाद लाती है वो उसका इनमें जमाव कम होता है और ये बिल्कुल लंबवत कटाव करती है और इसी कारण ये सीधा और कम समय की दूरी ये तय करती है, मतलब कम दूरी में तय करने के कारण ही ये ज्वारनदमुख बनाती है। तो आप ये चीज़ पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेल्टा और एस्चुरी क्या होता है, ये हमने फिजिकल ज्योग्राफी में फर्स्ट ईयर में पहले हम इसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ इसको डिस्कस करने की बाद में ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर भी अगर आप लोगों को समस्या हो तो आप समस्या का आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या इसमें क्वेश्चंस नहीं है समझ आते हैं। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो पश्चिमी तट पर हमें कुछ मिलते हैं, पश्च जल यानी कि बैक वाटर्स। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि अक्सर लेगून या बैक वाटर्स या पश्च जल पर प्रश्न पूछ लिया जाता है, जिनमें लघुत्रात्मक जितने भी प्रश्न आते हैं उनमें ये इम्पॉर्टेंट है। अब बैक वाटर्स को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक उदाहरण या एक चित्र से हम देखेंगे। इसको हम देखते हैं एक डायग्राम से। ये देखिए, अब बैक वाटर्स का मतलब ये है कि जहाँ पर समुद्री जल
तटीय भाग से टकराता है या तटीय भाग पर आकर पहुंचता है तो समुद्र की लहरों के द्वारा बार बार यहाँ पर एक रेत का जमाव कर दिया जाता है। तो अक्सर जो जलीय भाग है समुद्र का, उसका अधिकांश जल दूसरी ओर दूसरे किनारे पर जाता रहता है और बीच में एक विस्तृत क्या कहते हैं रेत का एक जमाव होने की वजह से जो पानी जमा हुआ था दूसरी ओर, उसका संपर्क खत्म हो जाता है और एक झील के रूप में ये जमा हो जाता है। इसी को हम कहते हैं बैक वाटर या पश्च जल। पश्च जल का मतलब जो है, जो जल वापस समुद्र की लहरें आएंगी और जल यहाँ तक पहुँचेगा, परंतु कुछ भाग वापस जाते वक्त यहीं पर शेष रह जाता है और कुछ भाग समुद्र का जल वापस चला जाता है। और उसका कारण है, इसका निर्माण का कारण है कि इनके आसपास या फिर इनके बीच में जब समुद्री रेत का जमाव हो जाता है तो उससे ये मतलब अस्थायी झीलें निर्मित हो जाती है और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, बैक वाटर्स कहेंगे या पश्च जल कहेंगे। केरल में इनको हम कयाल के नाम से जानते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है वेम्बनाड कयाल और अष्टमुडी कयाल। तो आप इसका उदाहरण याद रखें कि बैक वाटर्स क्या है। अक्सर आपसे ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैक वाटर्स हमें कौन से एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें तटवर्ती क्षेत्रों में हमें बैक वाटर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब इसमें हम डायग्राम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो गुजरात वाला जो इसका तटीय भाग है, इसको हम बोलते हैं काठियावाड़ का मैदान या तटीय भाग, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, सूरत से लेकर, हमने पढ़ा था ये भाग सूरत से लेकर क्या कहते हैं मतलब अधिकांश भाग इसमें है। और दूसरा जो है कोंकण का मैदान, इसमें हम देखेंगे ये वाला हिस्सा सम्मिलित है जिसमें गोवा तक इसका विस्तार है, सूरत से दमन से गोवा तक। और कोंकण मैदान के अंदर ही हमने इसको जो गोवा से लेकर मंगलोर तक का भाग था उसको भी इसी में सम्मिलित कर दिया। तो अगर मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो हम इसको मेजरली 3 भागों में बांट सकते हैं। काठियावाड़ का तटीय मैदान जिसमें गुजरात का तटीय भाग सम्मिलित है, कोंकण का मैदान जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा का तटीय भाग सम्मिलित है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग है वो है मालाबार तटीय मैदान जिसमें केरल का संपूर्ण तटीय भाग इसमें आ जाता है। अब दूसरा जो भाग इसमें विस्तृत है वो है पूर्वी तटीय मैदान। इसको हम आगे देखेंगे, एक बार हम इसको देख लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान हम देख चुके हैं। दूसरा जो भाग है इसमें है पूर्वी तटीय मैदान। अब यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं बैक वाटर्स की, पश्च जल की। देखो यह एक प्रकार का लेगून है। लेगून क्या होती है, एक झील होती है जो कि खारे पानी की झील हम इसको कह सकते हैं, वो भी समुद्री जल से निर्मित झीलें होती है। और लेगून झीलें ज़्यादातर हमें तटीय क्षेत्रों में ही मिलती है। लेगून झील है और इसका निर्माण नदियों के मुहाने पर बालू के जमाव के कारण होता है। यानी कि नदी का मान लीजिए कोई मुहाना है, आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं। मान लीजिए ये नदी का मुहाना है, यहाँ से कोई नदी अपना जल गिराती है, यहाँ से नदी अपना कोई जल गिराती है और ये जल समुद्र में मिलता है। परंतु इसी बीच में यदि समुद्री रेत का जमाव हो जाता है तो इसके कारण जो नदी के मुहाने पर जल एकत्रित होगा उससे क्या निर्मित हो जाएगी, एक विस्तृत झील निर्मित हो जाएगी। इसको हम लेगून झील कह सकते हैं और इसी से बैक वाटर्स बनते हैं, तो इसको हम बैक वाटर भी कह सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें। दूसरा जो भाग है वो है पूर्वी तटीय मैदान। यह मैदान पूर्वी घाट एवं समुद्र तट के बीच में स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला है। इसको भी हम डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ स्वर्णरेखा नदी प्रवाहित होती है और यहाँ से लेकर कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी है भारत का दक्षिणतम छोर, तो यहाँ से लेकर इस भाग तक पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। इसको भी हम मूल रूप से हम इसको 2 या 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो है उत्तरी उत्कल तटीय मैदान, इसको हम उड़ीसा का उत्तरी भाग जो है वो कह सकते हैं, उत्कल का मैदान। फिर है उत्तरी सरकार तट जिसमें अधिकांशतः आंध्र तटीय मैदान सम्मिलित है, यानी आंध्र प्रदेश का तटीय भाग सम्मिलित है। तीसरा जो अंतिम इम्पोर्टेंट जो भाग है वो है कोरोमंडल तटीय मैदान, जो कि तमिलनाडु का तटीय भाग इसमें सम्मिलित है। तो आप इसका ध्यान रखें। अब जो है पूर्वी तटीय मैदान, यह पश्चिमी तट की तुलना में क्या है, अधिक चौड़ा है। और उसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिनमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जैसी नदियाँ हैं, सब क्या करती है, डेल्टा निर्मित करती है। और डेल्टा में क्या होता है कि जैसे डेल्टा में क्या होगा, जैसे किसी नदी ने अपना जल गिराने से पहले डेल्टा बनाया है, तो ये नदियों का जल क्या होगा, अलग अलग शाखाओं में वितरित हो जाएगा और साथ ही इनके अवसाद जमा हो जाएगा, जिससे अवसाद के जमाव के कारण मैदानी भाग का भी निर्माण होगा इनकी झीलों से। तो उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि यह भाग अधिक चौड़ा है। और इस भाग में हम देखेंगे तो 2 प्रमुख नदियां हैं जो हैं गोदावरी और कृष्णा।
और इन डेल्टाई भागों में एक झील भी निर्मित हुई है जिसको कहते हैं कोल्लेरू झील। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसको हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा झील, क्योंकि ये किस में स्थित है, गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टा के बीच में स्थित है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक डेल्टा झील बोलेंगे, जो कहाँ है, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में। साथ ही भारत के पूर्वी तट पर दो प्रमुख और झीलें हैं, जिसमें चिल्का झील है और दूसरी है पुलिकट झील। चिल्का झील उड़ीसा में है और पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि ऐसी कौन सी झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तो वो है पुलिकट झील। और डेल्टा झील का उदाहरण है कोल्लेरू झील। ये दोनों जो झीलें हैं उड़ीसा में स्थित चिल्का झील और पुलिकट झील, ये दोनों ही किसका उदाहरण है, लेगून झील का उदाहरण है। और लेगून झील को ही हम अनूप झील भी कहते हैं। और जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं नमकीन झील है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, भारत की चिल्का झील, और ये अपनी जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि जितने भी विश्व में या जितने भी खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं, खारे पानी के जो क्षेत्र हैं, ये आर्द्र भूमि के अंदर आती है और इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जीवों और पक्षियों की प्रजातियाँ प्रजनन के लिए आती है, इसलिए जैव विविधता के सघन क्षेत्र में भी सम्मिलित है। तो आप ये ध्यान रखें। तो चिल्का झील भी उन्हीं में से एक है। चिल्का झील जो है 3560 वर्ग किलोमीटर लंबी है और इसका मैदान को जो हम है कह सकते हैं उत्कल के मैदान में भी ये स्थित है तमिलनाडु में, जो कि उड़ीसा में है। तमिलनाडु का पूर्वी तट कोरोमंडल तट कहलाता है और गोदावरी और महानदी के बीच का पूर्वी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अगला जो इम्पोर्टेंट है, इसमें हम डायग्राम में एक बार इनकी लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए उड़ीसा राज्य ये रहा और यहाँ पर स्थित है चिल्का झील, और ये रही लेक कोल्लेरू जो कि कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में निर्मित है, यानी कि डेल्टाई झील है। तीसरी जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित झील है, वो है पुलिकट झील। तो आप ये ध्यान रखें। अब इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगला जो भाग है वो है द्वीप समूह। भारत के जितने भी द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो मोटे तौर पर हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है बंगाल के खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है अरब सागर में स्थित केरल के सटे हुए लक्षद्वीप समूह। तो दो द्वीप समूह यहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी भाग में यानी कि अरब सागर में पश्चिमी भाग में है लक्षद्वीप समूह। हम पहले का अध्ययन करते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये टर्शरी युग में बने थे और ये सागरीय वलित पर्वतों के समुद्र में उभरे हुए भाग है। यानी कि हम कह सकते हैं जितने भी वलित पर्वतों का निर्माण हो, जैसे कि आपको ध्यान है कि अरावली पर्वतमाला का इसका हिमालय पर्वतमाला का उत्तर पश्चिमी भारत से लेकर ये म्यांमार तक इसका विस्तार है। तो ऐसा माना जा सकता है कि ये जो है अरावली पर्वतमाला की जो भाग यानी कि वलित पर्वत श्रृंखला जो है ये समुद्र के अंदर भी इसका निर्माण हुआ और उसके कुछ अंश जो ऊपर आ गए उससे जो बचे हुए भाग हैं ऊपर अंश जो द्वीप के रूप में मौजूद हैं वो इनका भाग माना जा सकता है। तो ये टर्शरी युग में निर्मित है और यहाँ पर कुल मिलाकर 350 द्वीप हैं, जिनमें से 38 पर मानव अधिवास है, बाकी पर मानव निवास नहीं करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है सैडल पीक, इसको हम सैडल पीक कहते हैं और ये किसमें है, उत्तरी अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई 738। दूसरा इसके बाद में माउंट थूलियर इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस द्वीप समूह में एक द्वीप ऐसा भी है जिसको हम कह सकते हैं कि भारत का जहाँ पर इस द्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो वो है बेरन द्वीप। यानी बेरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप के बेरन आइलैंड के ऊपर और ये मध्य अंडमान में स्थित है। यहाँ हम इसमें डायग्राम में देख सकते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसको हम कितने भागों में बांटते हैं। पहला जो है ये है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के बाद में जो ये वाला भाग है यह है मध्य अंडमान। इसके बाद में दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। यानी कि अंडमान को हम चार भागों में बांट सकते हैं। नॉर्थ यानी उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो ये क्रम आप ध्यान रखें। अक्सर आपसे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में इन द्वीपों का क्रम पूछ लिया जाता है कि इनको क्रम में जमाइए।
तो आप देखेंगे कि सैडल पीक जो है यानी कि अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नॉर्थ अंडमान में, और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी और भारत का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, बेरन द्वीप पर स्थित है। और यहाँ पर एक और द्वीप है, परंतु उस एक और ज्वालामुखी है जो कि निष्क्रिय हो चुका है और उसी से आइलैंड निर्मित हुआ, वो है नारकोडन द्वीप। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, वो भी यहाँ पर स्थित है दक्षिणी अंडमान में, और यह भारत का सबसे दक्षिणतम उद्यान है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं, जो पोर्ट ब्लेयर के पास में एक आइलैंड है, रटलैंड आइलैंड। इस आइलैंड को DRDO ने, यानी कि डिफेंस जो सिस्टम है DRDO, जो मिसाइल लॉन्च परीक्षण करते हैं, तो इन्होंने इसको क्या कर दिया है, एक क्या कहते हैं, मिसाइल परीक्षण स्थल घोषित कर दिया है। साथ ही एक और जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, भारत के जो ग्रेट निकोबार जो है, यानी कि अंडमान के बाद में जो निकोबार द्वीप समूह है उनमें भी ग्रेट निकोबार यानी महान निकोबार के ऊपर यह बिंदु स्थित है, और इसको भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, इंदिरा पॉइंट। तो आप इसको ध्यान रखें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो आगे भी ये आपके काम आएगी। आगे चलते हैं। अब दूसरा जो द्वीप समूह है वो है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह को आप देखेंगे कि ये केरल से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, और अधिकांश यहाँ पर जो है केरल के जो लोग हैं उनका यहाँ पर बसावट है, अधिकांश लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। और लक्षद्वीप वो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जिनमें से किसी भी द्वीप की चौड़ाई मतलब 5 किलोमीटर से अधिक नहीं है, यानी काफ़ी छोटे छोटे द्वीप। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसका मूल आधार नारियल है, और ज़्यादातर टूरिज़्म के ऊपर ये डिपेंड है। तो ये चीज़ भी इसमें इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें कि क्षेत्रफल और आबादी दोनों ही दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप की तुलना में क्या है, बड़ा है। और इंदिरा पॉइंट जो है, जो दक्षिणतम छोर है, वो है लिटिल अंडमान ग्रेट निकोबार पर स्थित है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है 10 डिग्री चैनल। अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला चैनल जो है 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल कोई चैनल नहीं है, बल्कि यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसको जिसको हम कह सकते हैं कि ये दोनों को अलग करती है, अंडमान को और निकोबार को एक दूसरे से अलग करती है। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है डंकन दर्रा। डंकन पास जो है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान इन दोनों के बीच में है। और अगला जो द्वीप समूह में लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप भारत की प्रमुख भूमि के बिल्कुल पश्चिमी तट से 220 से 240 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है ये। और लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत लगभग 36 द्वीप आते हैं, जिनमें से 10 पर मानव अधिवास है। और इस द्वीप समूह का सबका निर्माण जो किया गया था लक्षद्वीप चेगोस अंतरसागरीय कटक, मतलब जो ये द्वीप है लक्षद्वीप, ये प्रवाल के द्वारा निर्मित द्वीप है। तो आप इसका ध्यान रखें कि लक्षद्वीप तो है प्रवाल द्वारा निर्मित, और जो ये बलित पर्वतमाला का हिस्सा है, कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यह जो भाग है लक्षद्वीप, यह चेगोस लक्षद्वीप चेगोस कटक जो है अंतरसागरीय कटक है, उसके ऊपर प्रवालों के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। और इस समुद्री भाग में मिलने वाले जितने भी एटॉल हैं, एटॉल प्रवालों का एक प्रकार होता है, जो कि बिल्कुल गोल क्या कह सकते हैं, घोड़े की नाल की तरह इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको हम एटॉल कहते हैं। अटाल प्रवाल भित्ति का ये उदाहरण है। एटॉल उच्च जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सघन वन पाए जाते हैं, इसी कारण यहाँ जीवों की और विभिन्न पक्षियों की और पौधों की प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ दो बात ये है कि एक तो चिल्का झील यानी कि लवणीय जो झीलें होती हैं वो भी जैव विविधता के सघन क्षेत्र होते हैं, और जो प्रवाल भित्तियाँ होती है, प्रवाल द्वीप जो होते हैं, ये भी सघन जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं। और इन द्वीपों के चारों ओर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, जिन पर क्या है, नारियल के वृक्ष हैं, और ये इनके अर्थव्यवस्था के मूल आधार हैं। और वर्तमान में जो लक्षद्वीप है, एक तरीके से हम कह सकते हैं एज अ टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो नारियल की खेती की जाती है वो इसका मूल जो इसका अर्थव्यवस्था का आधार है। भारत में कुछ अन्य प्रमुख द्वीप भी हैं, जिनमें श्रीहरिकोटा द्वीप भी है। यह पुलिकट झील के अग्रभाग में स्थित है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। पुलिकट झील के बिल्कुल आगे वाले भाग में स्थित जो आइलैंड है उसको हम बोलते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। और जो श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में एक मुख्य बात ये है कि यह भारत का
जो मिसाइल जो परीक्षण केंद्र है उसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। यानी कि जो मिसाइल जो लॉन्च की जाती है इंडिया में वो इस क्षेत्र से भी की जाती है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र है वो स्थित है, वो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला जो है पाम्बन द्वीप है, यह मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और ये किसका भाग है? एडम्स ब्रिज का भाग है, इसको मादम ब्रिज भी कहते हैं। पाम्बन आइलैंड जो है वो एक तरीके से इन दोनों के बीच में, यानी कि जो दो देश हैं श्रीलंका और भारत, इनके बीच में काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब एरिया है ये। और इसको हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि पाम्बन ब्रिज है, इसमें रेलवे ट्रैक है। आज भी ये काफ़ी सालों पुराना रेलवे ट्रैक है जो कि रामेश्वरम तक जाता है, इसको हम जोड़ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट एक ब्रिज है और ये इसी का हिस्सा है पाम्बन ब्रिज का। और ये जो भाग है ये है पोर्ट ब्लेयर का जो आइलैंड है, ज़्यादातर आइलैंड वो उनका है। और साथ ही ये जो हिस्सा है ये पोर्ट ब्लेयर, जो कि किसकी कैपिटल है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। भारत के कुछ अन्य द्वीपों में अगला जो द्वीप है न्यू मोर द्वीप। न्यू मोर द्वीप वैसे वर्तमान में तो जब समुद्र में डूब चुका है, परंतु इसको लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच में काफ़ी लंबे समय तक तनाव रहा है। और अंत में जो नेशनल जो है इंटरनेशनल जो कोर्ट है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसको हम बोलते हैं पीसीए कहते हैं इसको हम। द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए ने फाइनली भारत के पक्ष में फैसला दिया और इस द्वीप को भारत के हिस्से में रखा गया, यानी कि भारत का हिस्सा माना गया। और उसके कुछ ही समय बाद ही इस न्यूमोर आइलैंड का क्या हुआ, समुद्र में यह डूब गया। तो इसका जो था सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्व था, परंतु अब वर्तमान में ये विवाद अब ख़त्म हो चुका है, काफ़ी लंबे समय तक विवाद रहने के बाद में। तो ये था भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह। द्वीप समूह में बहुत इम्पोर्टेंट हमने फैक्ट्स पढ़े हैं और अक्सर इनमें से छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आज ये जो टॉपिक है कि भारत के भू आकृति प्रदेश, ये ख़त्म होता है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसी के बेसिस से हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अगले जो लेक्चर में उसमें पढ़ेंगे भारत का अगला टॉपिक, जिसमें हम अपवाह तंत्र को लेंगे कि भारत का अपवाह तंत्र कैसा है और इसके महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं और क्या इसकी विशेषता है। थैंक यू।